हेलो दोस्तों, आप है टॉक विद रजत में रजत के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे रिसर्च के बारे में। क्या हम रिसर्च को, अपने काम को सिंपली आसान भाषा में दूसरों को समझा सकते हैं कि नहीं, और तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस जैसे कि आप कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानते होंगे, लेथ हो गया, ड्रिलिंग हो गया। तो इन सारे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टार्टिंग में मटेरियल रहता है, उसमें से हम मटेरियल रिमूव करते हैं और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो बेसिकली ये मटेरियल रिमूवल प्रोसेस हो गया, या कह लें कि सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। वैसे ही 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, ये कन्वेंशनली जो प्रोसेसेस हैं उसके अपोजिट है। तो 3D प्रिंटिंग में हम लेयर बाय लेयर मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं, और एक लेयर बाय लेयर जब मटेरियल डिपॉजिट होता है तो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कंप्यूटर की मदद से हम उसमें कैड मॉडल डालते हैं, और फिर अगर हम 3D प्रिंटिंग की एक स्पेसिफिक प्रोसेस की बात करें, ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, तो इसमें हम प्लास्टिक मटेरियल को लेते हैं, हमारे पास एक प्रिंटर होता है, नोजल होता है, उसमें से हम प्लास्टिक मटेरियल को हीट करते हैं और वो मटेरियल फिर प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट होता जाता है। अगर हम इन मटेरियल से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो इनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि हमारी जो वॉल्स हैं उसमें सीमेंट तो है ही है, उसके साथ आयरन रॉड्स भी हैं, तो रीइंफोर्स किया हुआ है। तो हम इसमें कुछ अगर रीइंफोर्स कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम प्लास्टिक मटेरियल में ग्रेफाइट पार्टिकल्स या चिकन बोन के पार्टिकल्स को अगर रीइंफोर्स कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मैं अपने इस काम में आज यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैं 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को करता हूँ, और कैसे मैंने चिकन बोन पार्टिकल को उसमें रीइंफोर्स करके एक जो स्ट्रक्चर बनाया, और ये कैसे इसको हम बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। Hi everyone. Breaking and fracturing of bones is common, and the normal functionality of the body hampers or disturbs when the bone is fractured. So in this work, I propose a 3D printing of the bones that can be transplanted into the human body. Now, the term comes 3D printing. So what is 3D printing? As we can see on the right side, there is a funnel shaped like geometry that is called the nozzle in the 3D printing. We have one material, plastic material, that is in the form of the wire that goes up, and there is a heater to it. The heater heats the material, melts it, and the material comes out of the nozzle. It deposits it in a layer by layer fashion, and a 3D structure is formed. Now, that 3D printed bone, when it is transplanted to the body, it has to have some requirements. Now, the strength has to be comparable with the original one, and it has to be compatible with the body. Now, the material is printed with the plastic, so it will not be compatible. So in this case, what we do, we choose a natural material that is present in an ample amount, waste material, that is chicken bone. We mix it with the plastic, and then we print the structure. That looks simple, but the biggest challenge is that when, as you can see in the picture, the clogging happens. When the size is big and the rotation of the particle happens, and the clogging happens, and the patient would be like, bhai kar kya rahe tu? You were supposed to print the like transplant for me. Now what we can do, we think of the chicken bones. What we want them to align along a particular direction so that it can move easily along with increasing the properties. So did we do something? Yeah. So we use the computer, and we analyze that if we do the same thing with the pipe and if we do the same thing with the nozzle, what is the difference? So on the top right side, you can see if we do the printing with the nozzle, with the pipe, the particles are getting attached to each other. There is a no uniform distribution of the particles. If we do the same thing with the nozzle, the particles are distributed uniformly. And adding further to that, if I increase the amount of material that it is flowing, the more particles are getting aligned along flow direction. It improves property, and there will be no clogging. So in the experiment, based on that, with the help from the results from the computer, what we did, we purchased raw chicken and removed the meat part by applying some chemicals, crushed it into the powder form. We took a beaker, add the plastic material, heat it, we put that powder in, we prepared the ink for it, then we printed those structures, and it was a successful attempt, and finally our patient is happy and he got the maza, and the structure is ready to be delivered. Thank you.